अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिकरी। आज के प्रोग्राम के आगाज में हम ईरान की जानिब से पाकिस्तान में किए गए मिसाइल हमले की जवाबी कार्रवाई पर बात करेंगे, जो कि पाकिस्तान ने बतौर एक रियासत की है और इसको अपनी कौमी सलामती के लिए उठाया गया एक इकदाम करार दिया है। ISPR की जानिब से जारी बयान में बताया गया है कि 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में मौजूद उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। ये कार्रवाइयां हमला आवर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों के जरिए की गई। ISPR के मुताबिक सिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। ISPR का यह भी कहना है कि आज का ऑपरेशन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किया गया और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मरगबार सरमचार रखा गया था। ISPR का कहना है कि निशाना बनाए गए ठिकाने दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार है। ISPR का कहना है कि किसी भी किस्म के मिसएडवेंचर के बारे में हमारा अज़म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने के अज़म का इयादा करते हैं और आगे बढ़ने के लिए दोनों पड़ोसी बरादर मुमालिक के दरमियान बातचीत और ताउन को फरोग देना चाहते हैं। इससे कबल अपनी ब्रीफिंग में दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने बताया कि दहशतगर्दों की मौजूदगी और सरगर्मियों के ठोस शवाहिद वाले डोजियर्स भी ईरान के साथ शेयर किए गए थे। इंतहाई पेचीदा कामयाब ऑपरेशन पाकिस्तानी अफवाज की पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए तमाम जरूरी करता रहेगा। Morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. दूसरी जानिब पाकिस्तान की तरफ से ईरान में मौजूद अपना सफीर वापस बुलाए जाने के ऐलान के बाद पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू आज पाकिस्तान वतन वापस पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान की ईरान में अस्करी कार्रवाई के बाद ईरान में मौजूद पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर को ईरानी हुकाम की जानिब से तलब किए जाने और इस वाक़े पर एहतजाज करने की इत्तलात सामने आई हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के हमले में 9 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 3 ख़वातीन और 4 बच्चे शामिल हैं जो कि ईरानी शहरी नहीं थे। पाकिस्तान की ईरानी हुदूद में कार्रवाई के बाद चीन, अफगानिस्तान, रूस, तुर्किया और यूरोपीय यूनियन समेत दीगर ममालिक ने पाकिस्तान और ईरान को तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दिया है। इसके साथ साथ इसी मामले पर गौर करने और आगे के लाए अमल तय करने के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है, जबकि निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकर साहब वो अपना यूरोप का दौरा मुख्तसर करके वापस लौट रहे हैं। दूसरी जानिब 21 अक्टूबर 2023 को अपनी वतन वापसी पर लाहौर में जलसा करने वाले नवाज शरीफ साहब ने आज तकरीबन 3 माह के बाद हाफिजाबाद में अपना पहला पावर शो किया। तवक्को ये की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब इस जलसे में पार्टी मंशूर और मुस्तकबिल के माशी रोड मैप का ऐलान करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जलसे से अपने मुख्तसर खिताब में नवाज शरीफ साहब ने 2017 में इंतकाले जाने और अपने दौर में खाने पीने की मुख्तलिफ आइटम्स की कीमतों का मौजूदा दौर के साथ मवाजने का पुराना बयानिया ही बहरहाल दोहराया। 2017 में नवाज शरीफ को निकाल दिया गया वज़ारत उज़्मा से। अगर नवाज शरीफ को बार बार गिरफ्तार न किया जाता, आज पाकिस्तान वाकईतन एशियन टाइगर बन चुका होता। पाकिस्तान नाज़रीन, दिलचस्प बात यह है कि पार्टी मंशूर तरतीब देने के लिए नून लीग ने 7 नवंबर 2023 को एक 33 रुकनी कमेटी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की सरबराही में कायम की थी और यह दावा किया था कि अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए एक मुफस्सल मंशूर पेश किया जाएगा। फिर 27 दिसंबर 2023 को नून लीग की जानिब से मंशूर पर अवामी राय के लिए एक आपको याद होगा ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया था। ताहम इन दोनों इकदाम के बावजूद नून लीग अब तक अपना मंशूर पेश करने में नाकाम रही है। आज की जो शो स्टॉपर थी वो मरियम नवाज साबित हुई और जिनको अपने खिताब के बाद नवाज शरीफ साहब ने बतौर खास तकरीर करने की दावत भी दी। मरियम नवाज की सारी तकरीर का फोकस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों और जेल में कैद चेयरमैन PTI के बयानात पर था। 28 मई वाले मुल्क के अंदर सड़कों का जाल बिछाने वाले लोग हैं, मोटरवेज बनाने वाले लोग हैं। और हमारा वादा है हर घर में बिजली होगी, हर घर में गैस होगी,
बिजली के बिल भी कम होंगे। हमारी कोशिश ये है कि 200 यूनिट से नीचे नीचे जितने लोग हैं उनको मुफ्त बिजली मिला करें। आज के प्रोग्राम में हमारा फोकस रहेगा कि ईरानी हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई खित्ते में किसी नए तनाज़े को जन्म दे सकती है। एक दूसरे के खिलाफ हमलों के बाद पाकिस्तान और ईरान सिफारती बातचीत की तरफ जा सकते हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम पाक ईरान ताल्लुकात को कितना खराब कर सकता है। नून लीग पार्टी मंशूर क्यों लॉन्च नहीं कर पा रही। क्या नवाज शरीफ साहब माजी में ही मुंजमद होकर मुस्तकबिल की तरफ नहीं देख पा रहे। और मरियम नवाज साहिबा वाज़े रोड मैप देने के बजाय सिर्फ पीटीआई मुखालिफ बयानिए पर ही क्यों जोर दे रही हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से आज जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है और जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, 2 रोज़ के अंदर ये मामला जो हैं एस्केलेशन की तरफ, इस पर गुफ्तगू होगी। हमें ज्वाइन करें साबिक सफ़ीर शफकत सईद साहब। शफकत साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए सर। और हमारे साथ पैनल में शरीक है ताहिर खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और जियो पोलिटिकल सूरत हाल पे बड़ी आप गहरी नज़र रखते हैं। ताहिर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। शफकत साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे सर। पाकिस्तान ने आज ईरानी सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी की इंटेलिजेंस को बुनियाद बनाकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया और गुज़िश्ता रोज इसी इल्जाम को जवाब बनाकर ईरान ने पाकिस्तान की हुदूद में फिजाई हमला किया था। पाकिस्तान का आज जो रद्द-ए-अमल सामने आया है, आपके नजदीक शफकत साहब ये मुतवक्के था या दोनों ममालिक के दरमियान जो दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्जाम है, अगरचे नई बात नहीं है लेकिन अब ये एक नई शक्ल जरूर इख्तियार कर चुका है, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल हम गुज़िश्ता 2 रोज के दरमियान देख रहे हैं। देखें, ये ईरान के साथ हमारा बॉर्डर 900 किलोमीटर लंबा है और इसमें दोनों साइड्स पे कुछ ऐसे ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान और ईरान की इंटरेस्ट के खिलाफ रहे हैं शुरू से। जब मैं वहाँ सफ़ीर था उस वक्त भी ये इसी तरह के हालात थे और मेरा ख्याल है कि ये जो ईरान के अटैक की काइनेटिक एक्शन की टाइमिंग और इसकी नेचर है, ये बड़ी पजलिंग है, बड़ी अजीब व गरीब है। यानी ईरान ने 3 दिन पहले, आपको याद होगा, सीरिया और इराक पे इसी किस्म के अटैक किए इससे, लेकिन पाकिस्तान के साथ ईरान के ताल्लुकात की जो नौयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है और बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी डिस्कशन के, बगैर किसी कांटेक्ट के इस तरह का मिलिट्री अटैक करना, दिस इज कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड एंड अनकॉल्ड फॉर। हमने देखा है पिछले 15-20 साल में ईरान ने जब भी हमारे साथ कोई इस तरह की लेजिटिमेट शिकायत की है, पाकिस्तान ने हमेशा एक्शन लिया है और यहाँ तक कि हमने एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लीडर्स को ईरान को हैंड ओवर किया है और पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट के कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्लिक्ट्स में यकजा करना एक बड़ी संगीन और सीरियस मिस्टेक है। ईरान इज नॉट रशिया एंड पाकिस्तान इज नॉट यूक्रेन, इसलिए ये इस तरह का मिलिट्री एक्शन लेना, इसके नेचुरल रिपरकशंस होंगे, हुए हैं। बिल्कुल शफकत साहब, मैं इसी तनाजुर में भी कि अब इसके जो फॉल आउट है वो क्या होगा, इस हवाले से भी बात करूंगी। मैं ताहिर साहब के भी कमेंट जरूर शामिल करना चाहूंगी। ताहिर साहब, दहशतगर्दों का जो पनाह देने का इशू था पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ उठाया हुआ था, मगर अब यही मसला ईरान के साथ भी खड़ा हो गया है। अभी आप एम्बेसडर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये टाइमिंग और नेचर बड़ी अहम है एक तो, और अनजस्टिफाइड उन्होंने कहा है, अनकॉल्ड फॉर ये एक एक्शन था ईरान के पार्ट पे, लेकिन इसकी वजह क्या बनी और ईरान के साथ ये इशू कैसे ट्रिगर हुआ आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने की। यही तो पाकिस्तान का मुतालबा है कि ईरान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह नहीं की है कि क्यों ये काम किया है। उनका जो दावा है कि पंजगूर में जहां पे सब्जको के इलाके में उन्होंने हमला किया है, तो उन्होंने अभी तक सबूत पेश नहीं की है कि उनके हमले में कौन मारे गए हैं। जो कहते हैं कि जैशुल अदल यहां पे पाकिस्तानी इलाके से वो ऑपरेट करती है,
तो सिर्फ जो मकामी वहां पे इंतजामिया ने 2 बच्चे जो शहीद हुए हैं और 3 बच्चियां जो जख्मी है, लेकिन जो पाकिस्तान ने आज किया है, तो पाकिस्तान ने ठीक है ऑफिशियली तो कुछ नाम दिए भी हैं और उनका कि वो उनके नाम किया है, और फिर तस्वीर भी जारी हुई है जो सोशल मीडिया में ऐसे अकाउंट्स है जो कभी कभी अनऑफिशियली कुछ चीजें शेयर करती है, तो वो लोग जो उसमें मारे गए हैं उनकी तस्वीर भी है, उनके नाम भी है। तो यहाँ पे एक ईरान ने अगर हमला किया है और वो कहता है कि यहाँ पर जैश उड़े तो साबित भी करे। उन्होंने अभी तक ये नहीं कहा कि इस हमले में ईरान ने कितने लोगों को मारा है, लेकिन पाकिस्तान ने ये काम किया है। पाकिस्तान में ये बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि इसी तरह होगा, और शौकत साहब ने भी सही कहा है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती कि ईरान के नुमाइंदा खुसूसी उसी दिन इस्लामाबाद में थे अफगानिस्तान के लिए, और यहाँ पे उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई। वज़ारत ख़ारिजा के अलावा भी जो मेरी मालूमात है उनकी यहाँ पर और मुलाकातें भी हुई है, और उसमें दोनों ने इत्तेफाक किया था कि हम मुश्तरका तौर पे जो एक थ्रेट है, खतरा है। और फिर ये आप याद होगा मुशाहिद हुसैन साहब का जो कल ट्वीट था वो सेनेट में दिफा के चेयरमैन भी स्टैंडिंग कमेटी के, कि 2013 में, और शफकत साहब बता भी सकते हैं कि 2013 में दोनों का एक मुआहिदा हुआ है, और उस मुआहिदे के तहत दोनों मुश्तरका तौर पे अगर एक कॉमन थ्रेट हो, खतरा हो, तो उनके खिलाफ दोनों मुश्तरका तौर पे ऑपरेशंस करेंगे। लेकिन फिर अगेन सवाल वही है ताई साहब कि फिर हमला कैसे कर दिया? शफकत साहब ये भी कहते हैं कि एक ट्रैक रिकॉर्ड तो ईरान का रहा है। बहरहाल देखो ना, यही तो सवाल है ना पाकिस्तान में कि आपका नुमाइंदा इधर है, पाकिस्तान के साथ उन्होंने तावन की बात की है, स्विट्जरलैंड में वजीर आजम से आपके वजीर खारिजा मिलते हैं और उसी दौरान हमला होता है। तो यही तो पाकिस्तान में तवक्को नहीं थी। और अभी भी देखे ना, पाकिस्तान ने एक दिन इंतजार किया, शायद यहां पे तवक्को थी कि ईरान अपने इस एक्शन पे वो माफी मांगेगा, वो माजरत करेगा, वो वजाहत करेगा, लेकिन जब वो नहीं आया तो फिर तो पाकिस्तानी यहाँ फौज पे जब दबाव तो होती है ना, आज सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो लोग बात करेंगे, राइट। और फिर पाकिस्तान के लिए तो कोई और रास्ता नहीं था, राइट। परहाप्स बिल्कुल शफकत साहब, गुज़िश्ता रोज तक दानिशमंदाना फैसला हमारे एक रद्द अमल को कंसिडर किया जाता था, जहां पे हमने सफीर को बुलवाने का और उनके सफीर को जो है मुल्क बदर करने का फैसला किया था। बट अब जिस तरह ताई साहब भी कह रहे हैं कि वी वर होपिंग कि एक अपॉलॉजी जो है वो ईरान की तरफ से आएगी, लेकिन उसके बाद फिर हमारी जानिब से एक स्टेप लिया जाना, ऑल्दो के माजी में भी दोनों ममालिक जो एक दूसरे पर डिपेंड करते नजर आए हैं फॉर प्रोस्पेरिटी। आपके ख्याल में भी किसी और की बेहेस्ट पे इस किस्म का डिसीजन जो है वो ईरान की जानिब से या इस किस्म का की कार्रवाई जो है वो की जा सकती है? और दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर जो दहशतगर्दों के को पनाह देने के हवाले से जो इल्जामात आयद कर रखे थे, इससे कबल सिफारती चैनल को शफकत साहब आपके ख्याल में मौसर अंदाज में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सका? देखिए, ईरान और पाकिस्तान के बीच में मल्टीपल चैनल्स हैं कम्युनिकेशन के एट ऑल लेवल्स, एट द हाईएस्ट लेवल्स एंड एट नॉर्मल डिप्लोमेटिक लेवल्स। लेकिन जैसे आप फरमा रही हैं, अभी 2 दिन पहले ईरान के एक खुसूसी नुमाइंदे पाकिस्तान आए हुए थे अफगानिस्तान के बारे में डिस्कशन करने के लिए, और हमारा एक नेवी के साथ एक्सरसाइज ईरान की हुई है, और एक सिंध के गवर्नर के साथ एक डेलीगेशन गया हुआ था शाहबहार। बिल्कुल। तो ऑब्वियसली किसी को पता नहीं था कि ईरान में कौन सा पावर सेंटर जो है वो इस किस्म का एक्शन लेने वाला है। अगर आप ईरान के गवर्निंग स्ट्रक्चर्स को जानती हैं तो आप देखेंगे कि उसमें कई पावर स्ट्रक्चर्स हैं जो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं। मेरे ख्याल में ये जिसने भी किया है ये एक बड़ा सीरियस मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इराक और सीरिया को, जैसे मैंने कहा, इक्वेट नहीं करना चाहिए, और पाकिस्तान के साथ हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो डिफरेंट नेचर के हैं। और हम एम्बेसडर भी वहाँ पे है, ईरान का एम्बेसडर यहाँ पे है, एक्टिव है, और ईरान को बताना चाहिए था। हमारी 2013 से बायलेटरल एक एग्रीमेंट है ऑन काउंटर टेररिज्म, और ईरान ने उसको मोर और लेस एब्रोगेट करके और ये यूनिलैटरल एक्शन लिया है। मेरे ख्याल में ईरान से लोगों को एक्सपेक्टेशन थी ईरान के अंदर कि वो
ये जो गाजा में इवेंट्स हैं इस पे कोई बड़ा स्ट्रांग एक्शन लेगा, लेकिन ईरान में मेरे ख्याल में कैलकुलस तब्दील हुआ और उन्होंने इस पे खामोशी इख्तियार कर ली और इसको अपनी खामोशी को लेजिटिमाइज करने के लिए उन्होंने सीरिया, इराक और पाकिस्तान पे ये अटैक किया है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे मैंने कहा, इसकी टाइमिंग अच्छी नहीं है और इसकी नेचर सही नहीं है और पाकिस्तान ने इसका बिल्कुल लेजिटिमेट रिस्पॉन्स किया है। इट इज फोकस्ड, इट इज लिमिटेड और मेरा ख्याल है, आई होप कि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा और ये क्राइसिस एस्केलेट नहीं होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में तो नहीं है लेकिन ईरान के इंटरेस्ट में इससे भी ज़्यादा नहीं है और ईरान इस खित्ते में बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है और इसके लीडरशिप को चाहिए कि ये कैलकुलेशन करके और फिर पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करें। अगले 1-2 रोज़ में मुझे उम्मीद है कि ये इशू रिजॉल्व होगा और पाकिस्तान को कोई ना कोई इस सिलसिले में कम्युनिकेशन आएगी। राइट। तो सूरत हाल एम्बेसडर साहब, आपके मुताबिक आप कह रहे हैं कि ये मजीद यहां से एस्केलेट करती हुई नहीं नजर आएगी। ताहिर साहब, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन के अलावा अफगानिस्तान ने भी ईरान और पाकिस्तान को तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दिया है। अफगानिस्तान की पाक ईरान कशीदगी अब क्या बता रही है, जबकि दुनिया हम जानते हैं कि अफगानिस्तान पर यह इल्जाम लगाती है कि वहां पर अमन नहीं है, जो कि ऑब्वियसली खित्ते के लिए खतरे का बायस है। नहीं, देखो, अफगानिस्तान में तो अमन है, उसमें तो कोई शक नहीं है। थोड़े इश्यूज हैं दाइश के, लेकिन अफगानिस्तान की वजह से हमारी जो एक अमन वाला एक यहाँ पर जो उम्मीद थी, तो वो उम्मीद मायूसी में तब्दील हो गई है। आपने चीन की बात की है, चीन के खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं और इसीलिए चीन ने कल भी और आज दोबारा उन्होंने सालिसी का इसलिए कहा है कि चीन का एक रोल आया है इस खित्ते में जो शायद माजी में कभी ना हो। जिस सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो सालों सालों से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म थे, तो चीन की सालिसी से दोनों ने सिफारती ताल्लुकात भी बहाल किए हैं। और आपको याद होगा कि 2021 में गालिबन ईरान के साथ चीन ने 25 साल के लिए एक मुआहिदा किया है, इक़्तिसादी मुआहिदा। चीन का अब रोल इसलिए ज्यादा मेरी नजर में बढ़ रहा है कि अफगानिस्तान से भी गैर मुल्की अफवाज गई है और सबका इंटरेस्ट है कि इस खित्ते में दिलचस्पी है रूस की भी कि अफगानिस्तान को भी इस्तेमाल किया जाए। और अगर ईरान और पाकिस्तान का मामला होता है, और ये उम्मीद तो सफीर साहब ने दिलाई है कि शायद 2 दिनों में मामला हल होना भी चाहिए, तो चीन की जो तशवीश बिल्कुल वजह है, रूस की तशवीश बिल्कुल वजह है, क्योंकि दोनों के ताल्लुकात ईरान और पाकिस्तान के साथ, रूस के, चीन के बड़े अच्छे हैं। किसी हद तक यूरोपीय यूनियन के भी निस्बतन अमेरिका के उनके ताल्लुकात मतलब है, तो लिहाजा तशवीश उनकी वजह है। क्योंकि अगर इस तरह के बढ़ते हैं यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है दोनों के दरमियान, तो फिर चीन के जो यहाँ पर सियासी, इक्तिसादी जो उनके मकासद हैं उनको तो नुकसान होगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट में तो फिर ना आप सरमायाकारी कर सकते हैं, ना आप इस खित्ते में आ सकते हैं, तो मसाइल होंगे। इसलिए मेरे ख्याल में उनकी तशवीश बजा है। लेकिन दूसरों को छोड़ करके ईरान और पाकिस्तान के जो अपने ताल्लुकात है, अब मसला शुरू किया है ईरान ने। आपको याद होगा गुज़िश्ता 2023 में पाकिस्तान पे ईरान की जानिब से वहां पर जो ग्रुप्स है उन्होंने 2 दफा हमले किए हैं जिसमें पाकिस्तानी फौजियों की शहादतें हुई। पाकिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया, पाकिस्तान खामोश रहा, पाकिस्तान ने सब्र का मुजाहिरा किया है। लेकिन मेरे ख्याल में उस तरफ से तो कोई वाकया भी नहीं हुआ। वहां तो जो कासिम सुलेमानी का जो वाकया हुआ उसकी बरसी में तो ईरान ने खुद कहा कि वो तो दाइश खुरासान ने किया है, अफगानिस्तान में अमेरिकियों ने भी कहा। तो पाकिस्तान का तो हाल ही में कोई इस तरह हुआ नहीं है वाकया, और उन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान का जवाब तो बनता था। सो शफकत साहब, आपके ख्याल में ये जो ममालिक दीगर स्टेप इन कर रहे हैं और एक सालसी का किरदार अदा करने की जो एक एफर्ट नजर आ रही है, वो किस हद तक खुशाइन है? और आप चूंकि कह रहे हैं कि आपको अगले 2 रोज के अंदर ये सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ बहरहाल जाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन खुदा ना ख्वास्ता अगर मामला एस्केलेट करते हैं, इन दैट केस उसके रिपरकशंस और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आप फिर पॉलिटिकल उसका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं? देखें अलीना, तुर्की और चीन दोनों के ताल्लुकात ईरान और पाकिस्तान से बहुत करीबी हैं। बिल्कुल। और इनकी मदद से ये क्राइसिस डी एस्केलेट हो सकता है, लेकिन ईरान के अंदर पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है।
और उसके पावर सेंटर्स में ये उनको रियलाइज़ करना पड़ेगा कि ये उन्होंने बड़ी मिसकैलकुलेशन की है। और इसके बग़ैर भी, यानी तीसरे मुल्कों की मदद के बग़ैर भी ईरान और पाकिस्तान के चैनल्स जो हैं वो खुले हुए हैं। हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म नहीं किए हैं। इसलिए हम अभी भी इस पोजीशन में हैं कि इस क्राइसिस को डीएस्केलेट कर सकते हैं, और अगर ईरान ने कोई रिटेलिएटरी स्टेप लिया और इसको फर्दर एस्केलेट किया तो ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। बट एम्बेसडर साहब, आप समझते हैं कि वो जो आपने जिक्र किया कि एक पॉलिटिकल विल ईरान के अंदर होने की एक जरूरत है, वो नजर भी आएगी आने वाले दिनों में, कंसिडरिंग द हार्डलाइनर्स इन पावर इन ईरान? जी हाँ, ये आपने सही कहा। ईरान में एक फैक्शन है पावर एलीट में जो रिस्पॉन्सिबल है इन हार्डलाइन पॉलिसीज़ का, और उन्होंने ही ये एस्केलेशन की है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और उम्मीद है कि वो इसको रियलाइज़ करेंगे आइदर बाय देमसेल्व्स और विद द हेल्प ऑफ चाइना एंड अदर फ्रेंडली कंट्रीज़। और अगर वो रियलाइज़ नहीं करते तो मुझे मेरा ख्याल है कि ये क्राइसिस इसी तरह चलेगा और एस्केलेट भी हो सकता है। राइट। ताहिर साहब, मुझे ये आखिर में आपसे जानना है कि पाकिस्तान ने जिस तरह जो टीटीपी क़यादत है, अफगान तालिबान है, उनको एंगेज करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को वहां पर भेजा है, ईरान के मामले में भी आपको लगता है इसी किस्म का कोई इकदाम जो है वो आप देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं, लिया जा सकता है पाकिस्तान की जानिब से? देखिए ना, पाकिस्तान और ईरान का जिस तरह सफीर साहब ने भी कहा कि पहले से एक निज़ाम मौजूद है, काउंटर टेररिज्म का मुआहिदा भी हुआ है, और पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बेहतरीन ताल्लुकात थे, अच्छे ताल्लुकात थे। और पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल हालात में, बहुत ही बड़ी मुश्किल हालात में पॉलिसी को, जब ईरान के मामलात थे अमेरिका के साथ और अरब ममालिक के साथ, बिलखुसूस सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान ने एक तवाजुन मेंटेन किया है। यानी पाकिस्तान ने कभी ऐलान नहीं किया कि हम सऊदी अरब के साथ है और ईरान के खिलाफ है या अमेरिका के साथ है। और आपको याद होगा कि जब भी ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जब प्रेशर आता रहा माजी में, तो पाकिस्तान हर वक्त कहता है कि ये ईरान का हक है। तो लिहाजा ईरान और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अनऑफिशियली मौलाना फजल रहमान साहब को और अलग मामला था, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम का अफगान तालिबान के साथ एक पुराना एक रिश्ता है, और फिर वो एक दूसरा मसला है क्योंकि पाकिस्तान में एक टेररिज्म का मसला है। उस वजह से उन्होंने फजल रहमान साहब के रोल को मुमकिन है कि थोड़ा सा हुकूमत का भी उसमें उनकी ख्वाहिश हो। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के तो निज़ाम मौजूद है, एग्रीमेंट्स है, जिस तरह सफीर साहब ने कहा चैनल ओपन है। तो जब सारी चीजें हैं तो फिर मतलब क्या जरूरत है कि किसी को भेजने की? और मेरे ख्याल में सही कहा कि किसी के तीसरे मुल्क को भी जरूरत नहीं पड़ती। जब हमारा पूरा एक निजाम है तो हमें खुद अपने मसले हल करने चाहिए। हर वक्त आप अगर किसी को इन्वॉल्व करने की वो देंगे तो फिर तो मतलब है कि फिर आपके सलाहियतों पे लोग सवाल करेंगे। राइट। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए बहरहाल डिप्लोमेटिक चैनल ही के जरिए इन मामलों को आगे लेकर बढ़ने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शफकत सईद ताहिर खान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शफकत सईद साहब साबिक सफीर इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, और ताहिर खान साहब सीनियर सहाफी तज्जियाकार। आपने गुफ्तगू सुनी, शफकत साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स, जो रद्दअमल सामने आया है वो एक लेजिटिमेट रिस्पॉन्स है, फोकस्ड रिस्पॉन्स है, और जो ईरान की जानिब से जिस तरह से कार्रवाई की गई वो अनजस्टिफाइड था, अनकॉल्ड फॉर था, और उसकी टाइमिंग और नेचर इंतहाई अगरचे अहम समझी जा रही है। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे हाफिजाबाद में होने वाले नून लीग के पावर शो की, जिससे कायद नून लीग नवाज शरीफ साहब ने खिताब तो किया लेकिन मंशूर फिर उस तकरीर से गायब रहा। कब मंशूर आ रहा है और वजूहात क्या हैं कि अब तक नून लीग मंशूर अपना आवाम तक पेश नहीं कर सकी, जानेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। और आज हाफिजाबाद में नून लीग का एक बड़ा पावर शो, और जिससे नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, उनके बाद मरियम नवाज साहिबा ने खिताब किया, और ये इस पे लोगों ने बड़े सवाल भी उठाए कि अमूमी तौर पे यही देखा जाता है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर से पहले ही तमाम तकारीर हो जाती हैं, लेकिन आखिर में आज उन्होंने अपने साहबजादी को मौका दिया, जिसके हवाले से मरियम नवाज साहिबा ने भी उस पर गुफ्तगू की। लेकिन मंशूर के हवाले से जो सवालात उठ रहे थे कि वो मंशूर जिसका कई हफ्तों से इंतजार है, अवाम को भी दीगर सियासी जमातें अपने मंशूर सामने लेकर आ गई हैं, और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनको सिर्फ ये दो पार्टीज के दरमियान अब
मुकाबला नजर आ रहा है इलेक्शंस का, वो अपना मंशूर दिए उनको काफी टाइम हो गया है। सो नून लीग मंशूर आखिर कब प्रेजेंट करेगी, क्या ऑब्स्टिकल्स हैं ताहाल, इस पर गुफ्तगू करेंगे। आई एम वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर असद अशरफ साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपकी इजाजत से सबसे पहले तो मैं चाहूंगी हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, आज वो हाफिजाबाद में मौजूद थे, उमर दराज गोंदल साहब। उमर से हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आज हाफिजाबाद का माहौल, वो जोश खरोश अवाम का, वो कैसा था। उमर सबसे पहले बताइएगा, हाफिजाबाद में आपने जलसा कवर किया, जो पिंडाल था उसमें लोगों का, सपोर्टर्स का नून लीग के जोश खरोश के हवाले से आपने क्या देखा, और क्या इसको नवाज शरीफ साहब का कामयाब पहला इंतखाबी जलसा कहा जा सकता है? अच्छा, उसमें अली ना दो बुनियादों के ऊपर आज मैंने इस जलसे को ऑब्जर्व किया। पहला नंबर यह है कि हमने ये देखना है कि नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम का आगाज था और वो 10 साल के बाद जो है हाफिजाबाद में गए। इस पैमाने से देखें तो जो पावर शो होना चाहिए था, बहुत सारी ऐसी जगह थी जो शायद उस तरह से भरी नहीं थी या क्राउड उतना चार्ज नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 है कि हाफिजाबाद की तारीख के हवाले से, चूंकि वो कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक कस्बा या उस तरह का इलाके में तस्वुर होता है, उस लिहाज से देखा जाए तो शायद आप कहेंगे कि नंबर ठीक है। मसला यह है कि आज की तकरीर के हवाले से आपने देखा होगा कि मियां साहब ने तकरीर इंतहाई मुख्तसर रखी और आज उन्होंने इंतखाबी मंशूर के ऊपर बात नहीं की, उन्होंने कोई पार्टी लाइन नहीं दी, उन्होंने फ्यूचर का कोई प्लान पेश नहीं किया। बस वो आए, उन्होंने वो पैनामा वाली बात की और उसके बाद वो तकरीबन उसके बाद उन्होंने अपनी जो जानशीन है, जमली तौर पर अगर देखा जाए तो आज का जलसा शायद इस हवाले से था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर नवाज शरीफ का जानशीन कौन होगा। आज इंतखाबी मुहिम से ज्यादा मरियम नवाज की लॉन्चिंग के हवाले से महसूस हो रहा था। और जब सायरा सुल्तान साहिबा ने नाम लिया नवाज शरीफ के मरियम नवाज की तकरीर के लिए, तो उन्होंने फरमाइश की मियां साहब ने कि पहले मुझे बुलाया जाए फिर मरियम साहिबा को बुलाया जाए, और हमने उस तरह से देखा। अब जहां तक मुझे ये भी बता दीजिएगा, क्राउड ने इस बात पर कैसे रिस्पॉन्ड किया, क्या रद्द अमल था उनकी जानिब से कि मियां साहब की तकरीर आपने कहा मुख्तसर भी रही और लोग ऑब्वियसली मियां साहब को सुनने के लिए ज्यादा वहां पर मौजूद थे? इसमें कोई शक नहीं है। देखें, मैं वही बात करने का था कि क्राउड कितना चार्ज है। जहां तक क्राउड की बात है, क्राउड दो तरह का होता है। एक मिसाल के तौर के ऊपर इस वक्त आप जानती हैं कि जलसे हो रहे हैं इलेक्शंस के हवाले से, वहां पे एमपीएस हैं, एमएनएस हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो बहुत सारे लोग लेके आते हैं, उनके साथ लोग आएंगे। सवाल सिर्फ ये है, जिसको हम पॉपुलैरिटी का पैरामीटर मानते हैं, कि जनरल पब्लिक कैसे आती है। फैमिलीज आई हैं, आम लोग आए हैं, यंग लोग आए हैं, वो फैक्टर मिसिंग था। राइट मैं अब सेनेटर साहब, आपने उमर की भी आपने गुफ्तगू सुनी, वो जो एक चार्ज क्राउड एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो परहैप्स उस तरह से नहीं नजर आया। और सेनेटर साहब, तवक्को ये भी की जा रही थी कि नवाज शरीफ साहब बहरहाल वो जो पार्टी का इंतखाबी मंशूर है वो लॉन्च आज करेंगे। 15 जनवरी की पहले भी तारीख दी गई और बड़े हफ्तों से लोगों को इस बात का इंतजार है, लेकिन ताहाल ये ऐसा नहीं हुआ। वजह क्या है, आखिर क्या दिक्कत पेश आ रही है नून लीग को इंतखाबी मंशूर सामने लेकर आने में? जी सेनेटर साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मंशूर आज उन्होंने दे दिया है। अपनी तकरीर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमने उसका खोया हुआ मुकाम जो है वो देना है। पर आज अगर तसलसल ना तोड़ा जाता बार बार, तो यहाँ पर कोई बेरोजगारी ना होती, दहशतगर्दी ना होती। आपने देखा, बत्ती आई, बत्ती गई, बिजली आई, बिजली गई। 1 घंटे वाला जो पाकिस्तान का बन गया था, मोटो बन गया था, उसको खत्म किया। आपके लिए मोटरवेज की उन्होंने पूरे पाकिस्तान में, उसको शुरू में कहा जाता था कि ये क्या है, पाकिस्तान बंद। आज वो सबकी जरूरत बन गई है। कम्युनिकेशन है और इस तरह इकोनॉमी है, सारा कुछ आपके सामने। नौजवानों की बात की उन्होंने, डेवलपमेंट की बात की उन्होंने, हाफिजाबाद तक मोटरवेज लाने की बात की। वो हमारा मंशूर यही है और सबको लेके साथ चलने का मंशूर है। देखिए ना, जो भी ताकत जो है वो PMLN अपने बाजुओं पे ही भरोसा करेगी, लेकिन पाकिस्तान को आगे ले जाने में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए जो कुछ भी हमारे साथ चलना चाहेगा, हम उसे खुश आमदीद दें। इसी वजह से यहाँ आपने देखा कि ये हमने बहुत सारी जगह पे एडजस्टमेंट सीट भी की यहाँ। सो सेनेटर साहब, मोर और लेस वही जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है उसी
के हवाले से तकारीर अब होंगी आइंदा आने वाले दिनों में भी, और जो बिलावल साहब जिस तरह से उन्होंने एक 10 नुकाती एक एजेंडा पेश किया है, इकोनॉमिक एक रोड मैप पेश किया अवाम को, जिसमें वो मुफ्त बिजली की भी बात कर रहे हैं 300 यूनिट तक के करीब, और दीगर उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस हवाले से भी बात कर रहे हैं जो वो इंटेंशंस रखते हैं, लेकिन नून लीग बहरहाल उस तरह का कोई एजेंडा नहीं पेश कर पा रही। आप समझ रहे हैं कि बस यही रोड मैप है जो तकारीर हो रही है? देखिए, तो अभी ये तो स्टार्टर था और उसमें हमारी टीम बैठी हुई है और अनकरीब आपको मंशूर जो है वो दिया जाएगा। हम ऐसी बात कोई करना नहीं चाहते जो डूएबल ना हो। देखिए, हमजा शहबाज शरीफ चंद माह के लिए वजीर आला जब बने तो 300 यूनिट तो उन्होंने भी फ्री की, जो सुप्रीम कोर्ट ने उसे खत्म कर दिया था। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें जो है जिसमें भी पाकिस्तान आगे जाए और अपना मकाम हासिल करे और पाकिस्तानी अवाम खुशहाल हो, उनके घरों में खुशहाली आए, ऐसे इकदाम होंगे और डूएबल जो होंगे वो किए जाएंगे। और हमारा माजी इसका गवाह है। बार बार जब भी मिला टांगे खींचने के बावजूद आपने देखा कि हमने अपने डेवलपमेंट के और लोगों को सहूलत फराहम करने, उनके घरों में खुशियां लाने, उनको रोजगार देने, कम्युनिकेशन में हर चीज है। हम देखिए 28 मई वाले लोग हैं, हम 9 मई वाले लोग नहीं है। चार्ज क्राउड आप जो ढूंढ रही हैं वो 9 मई वाले उनके पास होता है, डंडे सोटे आज और आग लगाने, पेट्रोल बम इस तरह। जी, आज आपकी जो पार्टी है उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर ने भी ये कहा कि मुल्क को 28 मई वालों ने संवारा है और जो 9 मई वाले हैं उन्होंने उजाड़ा है। मैं चाहूंगी गुफ्तगू में शामिल करूं मुजाहिद बरेली, आप मारूफ सीनियर सहाफी तज्जियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और उमर बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करके अपडेट देने का आज हाफिजाबाद जलसे के हवाले से। मुजाहिद बरेली साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकाला। बरेली साहब, गुफ्तगू हो रही थी, सेनेटर असद अशरफ भी इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं, और वो मंशूर जो कि जिसका इंतजार किया जा रहा है नून लीग की जानिब से पेश किया जाएगा, सेनेटर साहब भी कह रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में हम शायद होपफुल रह सकते हैं कि वो मंशूर पेश किया जाएगा। बट बहरहाल बरेली साहब, आप समझ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब जो कि 10 नुकाती एक प्लान पहले ही पेश कर चुके हैं हफ्तों पहले, और साथ साथ वो पंजाब में जिस तरह से शेर को ललकार रहे हैं, वो बहरहाल एक लीड ले चुके हैं। देखिए, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको थोड़ा बहुत अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं 2002 से जब से स्कीमें आई हैं इलेक्शन को हमेशा जाके वो देखता हूँ। बल्कि इससे पहले अगर आप कहीं जब ये था प्रिंट में था तब भी जी, तो अभी मैं हफ्ते को कराची से सक्खर गया, सक्खर में दिन गुजारा, वहाँ खुशी शाह से गया, कंटागर गया, मुल्तान गया, मुल्तान में जो औलिया कराम के पे हाजिरी दी, क्योंकि बरेलवी भी हूँ मैं, कंटागर से भी गया, वहाँ अपने मिला गिलानी साहब से भी, फिर मैं इस्लामाबाद आया, फिर वहाँ पार्लियामेंट में गया, फिर बलोच खवातीन से मिला, फिर अडियाला जेल गया, फिर मैं अगले दिन कल जो है पिशावर गया, इस्साखानी बाजार गया, और मैं आपको बताता चलूँ और वहाँ बिलोट साहब हैं, फैमिली, उनसे मेरा ताल्लुक है यार, तो मैं कुछ 4 दिन मैंने सड़कों पे गुजारे। अब आप लोग जो तब से तजिए करते हैं, सॉरी टू से, सबको पता है इलेक्शन ऐसी चीजें उसको देखना चाहिए ग्राउंड रियलिटी में। एब्सोल्युटली। अगर आप स्क्रीनों में बैठकर तबसरे तजिए अखबारों में पढ़कर एक खास, लेकिन नून लीग वाला नून लीग की बात करेगा, पीस पार्टी करेगा, पीटीआई वाला पीटीआई करेगा। हम लोगों के पास गए थे और शायद वो जो लोगों के हैं एक खामोश मेजॉरिटी है, वो जो है उनकी बातें मैं आप तक पहुंचा भी नहीं सकता, वो अल्फाज भी नहीं कर सकता। तो ये जो आप जो भी आप गुफ्तगू मेरे मोहतरम दोस्त, मेरे बुजुर्ग बड़ी अच्छी तरीके से कर रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में अक्सरियत वोटर, ये जो मैंने इतना लंबा सफर किया, गालिबन कोई 1800 किलोमीटर का तो हो गया होगा ना एक तरफ का। तो आपकी असेसमेंट किलोमीटर का सवाल से क्या है? तो वहां पर जो लोग थे उसमें वकील भी थे, उसमें साफी भी थे, दानिशवर भी थे, लेकिन सबसे बड़े उस मुल्तान में या उसमें थे वो आम आदमी था। और मैं अभी फिर ये मैं से आपके जरिए उनसे बचाता हूँ, ये खामोश अक्सरियत है। अगर ये इमरान खान को, ये सॉरी बानी तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दे देते, उनके कच्चे पक्के उम्मीदवारों को टिकट दे देते, तो उनके लिए बहुत बहुत बेहतर होता कि कम से कम नजर तो आते ना। जब हम कराची में देखते हैं ना कि जैसे एनटीएम का जुलूस निकल रहा है जिसमें 2000 है, फिर हम देखते हैं जमात इस्लामी का भी जुलूस आ रहा है, फिर हम देखते हैं पीपल्स पार्टी वाले भी 4000 हैं। लेकिन जब मैं मुल्तान गया तो मैंने जिलानी साहब से पूछा कि आपका मुखालिफ कौन है, मैंने कहा मुझे नहीं पता, कोई बैरिस्टर तैमूर है। इस चक्कर में मैंने खुशी शाह वगैरह का मामला तो दूसरा है। कहने का मेरा मकसद यह है कि जो नून लीग और पीटीआई इस वक्त मैदान में है, जो आपको स्क्रीनों पे नजर आ रही है,
इनके बेशतर नशिस्तों पे इनके मुखालिफ खड़े कौन है? और ये सबसे ज्यादा पिंडी वालों के लिए और जो सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बहुत बड़ा पैगाम है कि ये खामोश अक्सरियत 8 फरवरी को क्या करेगी। कराची में जो एक लोग निकलेंगे, आपको साफ इस्लामाबाद में अगर हैं तो इस्लामाबाद में जाइए देखिए ना, शोएब शाहीन को कोई जानता भी नहीं था, हाउस होल्ड नेम बन गया है। कोई कह सकता है मैं गया सहाफियों के पास इस्लामाबाद में पार्लिमानी लॉज में जो राजा परवेज अशरफ की वो थी उनकी जो उन्होंने करा था, आप बताएं इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें किस में मिलेंगी? जो याद दोस्त बैठे उनसे पूछ लें आप, क्या होगा। तो मैं जो आपको ये कन्वे करना चाह रहा था कि मैं एज ए बहुत ही हम्बल सहाफत के तालिब इल्म की हैसियत से, कोई जो 9वीं को हुआ, जो इमरान खान की गलतियां, जो हुकूमत की वो अपनी तरफ रही हैं, लेकिन इस वक्त इलेक्शन की जो डायनेमिक्स है उसे अगर पिंडी आप पारावारे समझ रहे हैं तो उनको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए। एक खामोश अक्सरियत जो 50% से ज्यादा है वो किसे वोट देने जा रही है, वो 8 फरवरी को वो सर्वर तक निकल के आ गए ना बिलावल के लिए लाहौर में। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? आगे बढ़ पूछिए कुछ। बिल्कुल आपने कहा, और ये काफी एक सूरत हाल, और ऑब्वियसली इसकी तरफ नजर आ रहा था जो चेन ऑफ इवेंट्स चल रहे थे वो इसकी सूरत हाल की तरफ जो है वो लेके जाया जा रहा था मामलात को। सेनेटर साहब मैं आपका जरूर इस पर रिस्पॉन्स चाहूंगी। मुझे एक छोटी सी ब्रेक कहा जा रहा है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन वेलकम बैक। सेनेटर साहब ब्रेक से पहले मुजाहिद बरीवली साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, उनकी वो जो ग्राउंड रियलिटी के हवाले से बता रहे थे, वो चूंकि पूरा पाकिस्तान इस वक्त उसके दौरे पर हैं और जो हालात हैं, जो खामोश अक्सरियत की वो बात कर रहे हैं कि 8 फरवरी को अगरचे हम देख रहे हैं कि एक सियासी जमात को एक सेटबैक का सामना करना पड़ा है, उनसे उनका इंतखाबी निशान जो है वो ले लिया गया है, उनके लीडर जेल में मौजूद हैं, जो कुछ भी एक चेन ऑफ इवेंट्स नजर आए, लेकिन उसके बावजूद भी मरियम साहिबा अपनी तकारीर में उन्हीं का जिक्र करती हैं। और आपने भी अभी जिस तरह से मेंशन किया कि 28 में वालों को जो है वो कौम याद रखेगी, उन्होंने मुल्क संवारा है। मरियम साहिबा भी कहती हैं 9 मई वालों ने मुल्क उजाड़ा है, लेकिन बावजूद उसके खामोश अक्सरियत है जो कि 8 फरवरी को फैसला करने जा रही है। सर क्या इससे अखज़ किया जाए, मरियम साहिबा के लिए, आपकी जमात के लिए अभी भी जो असल हरीफ है वो पीटीआई है? देखिए ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा कि खामोश जो हैं वोटर्स वो इस तादाद में है, हमेशा ऐसे ही होता है। हम इलेक्शन लड़ते हैं, अभी भी मैं इलेक्शन कैंपेन से होके आ रहा हूँ, डोर टू डोर करके आ रहा हूँ, तो ये जो है आप अपने पूरे हलके में एक एमएनए और एक एमपी जो है वो नहीं फिर सकता, तमाम लोगों से मिल सकते हो। पूरे पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं? अगर मैं 4 डिस्ट्रिक्ट में सखर, मुल्तान और इस्लामाबाद और पेशावर 4 डिस्ट्रिक्ट में अपने दोस्तों के पास चला जाऊं और बाहर थोड़ा कर लूं तो ये पूरे पाकिस्तान का सर्वे नहीं होता। हमेशा यही होता है कि 60% खामोश तमाशाई होते हैं, लेकिन ट्रेंड जो है ना जीतने वालों का वो आपके लोकल जलसे और शहरों की और फाइनल जलसे और हवा जो होती है ना वो बता देती है कि किस तरफ लोग जा रहे हैं। और वो यही होती है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन जो आपके आज सहाफी ने भी बताया है कि औरतें, बच्चे, जनरल पब्लिक, हाफजाबाद जैसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, लाहौर जैसा या पिंडी जैसा या पेशावर जैसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, अगर उधर ये जोश और जज्बा है तो यही वो जज्बा है जो 8 फरवरी को लोग करेंगे। और डोंट फॉरगेट 30% लोग ऐसे भी होते हैं जो ये देखते हैं हु इज द विनिंग कैंडिडेट, जो हमारे काम करेगा, किस तरह के लोगों के रिस्पॉन्स आ रहा है, जलसे देखते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स देखते हैं, आपका मंशूर देखते हैं, उसके बाद वो फैसला करते हैं। और वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो 60% के ही राउंड होते हैं। तो इंशाल्लाह कोई पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो 100% जो है पॉपुलर है। देखिए ना, हर एक की पॉकेट्स हैं और वहां के सर्वे जो है फिर उसी हिसाब से निकलते हैं। कहने का मकसद ये है कि ये चीजें इसी तरह लोग असेस करते हैं कि जी किसने कहां पर डिलीवर किया और उसको वोट देना है या किसी ने नहीं किया, तो ये पब्लिक का रिस्पॉन्स है। और डिसीजन वाकई ठीक कह रहे हैं कि वो 60% ही करते हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट कि उसमें 30% ऐसे भी होते हैं जो अपना वोट हारने वालों को या इक़्तिदार में ना आने वालों को नहीं डालते और जाया नहीं करना चाहते। राइट बरेलवी साहब, आपको दीगर पार्टीज की पोजीशन क्या नजर आती है? अगरचे आप कहते हैं साइलेंट मेजॉरिटी है, लेकिन दीगर जमातें जिनको ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि तमाम जलसे करने, कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाजत भी मौजूद है, उनकी इस वक्त क्या स्टैंडिंग है और ग्राउंड पल्स को देखते हुए?
देखिए, मैं ये जो आपको जो कह रहा था ना खामोश अक्सरियत, मैं वजाहत कर दूं कि अगर मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ और उनके कैंडिडेट मौजूद होते तो ये ज्यादा बेहतर होता एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, नून लीग के लिए भी, पीपल्स पार्टी के लिए भी, जीवाई तमाम पार्टियों के लिए। अब इनको यही नहीं पता कि हमारे मुखालिफ कौन है, वो निकलेंगे खौफ के मारे या नहीं निकलेंगे, वो दिन बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, वो जिस तरह भुट्टो की घड़ी खुदा बख्श को वोट देंगे या नहीं देंगे। तो ये जो आपने वो जो लेवल प्लेइंग सो कॉल्ड का लफ्ज जो है, मेरा इस पस मंजर में ये था कि आपने ये हमें यही नहीं पता कि नून लीग और पीपल्स पार्टी या जेयूआई जो पार्टियां खड़ी हैं या एमकेएम, इनके मुकाबले में कौन है। और इसलिए मैंने जब खामोश वोटर कहा था कि दैट इज द मोस्ट डेंजरस फॉर सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट, सिविल एस्टेब्लिशमेंट, और इन लोगों के लिए भी। जैसे आरिफ अलवी का बेटा खड़ा है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन जो उम्मीदवार है उनका, अगर कोई एमकेएम का फारूक सत्तार है उसका तो पता है, लेकिन जिस दिन 8 फरवरी को लोग निकलेंगे, कोई ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं एमकेएम वाले कि वो मेरे हक में आएंगे, मेरे खिलाफ आएंगे? सॉरी टू से, कराची में रहते हुए एमकेएम के अगर बारे में आप ये कहें कि जहां 22 सीटें हैं जिन्हें 5 मिली थी, शायद मैं 2 सीटें भी यकीन से नहीं कह सकूं कि इन्हें मिलेंगी। इससे ज्यादा मैं और क्या आपको बात कहूँ। पीपल्स पार्टी को गालिबन 3 से भी नशीब से ज्यादा नहीं मिलेंगी, वो भी मलीर की और लियारी की या रिवाजी तौर पर किमाड़ी की, जहाँ अक्सर बलोच और सिंधी रहते हैं। उर्दू स्पीकिंग एरिया जो मेजोरिटी में है, नोबडी कैन से। हाँ, मैं मानता हूँ कि पीटीआई को जो नशीब दी गई थी 14 में, गेम प्लानर ने या एस्टेब्लिशमेंट ने, जो भी उनके तबाब या उस वक्त वो लाडले थे, तो वो कौन लोग थे, मुझे नाम भी नहीं पता उनका। सेम रिपीट तारीख हो रही है और ये बहुत ही खतरनाक है। आपको बानी तहरीक के लोगों को बल्ला भी देना था, उनके उम्मीदवारों को मौका भी देना था, उनको फिर खड़े होकर कहना था कि तुमने 9 मई को ये करा, तुमने ये जराइम किए, तुमने डिलीवर नहीं किया। लेकिन आज इलेक्शन बहुत बड़ा सवालिया निशान है, कोई नहीं कह सकता। आपने देख लिया 4 माह बाद नवाज शरीफ, जिसको बिलावल कहता है एक बुझा हुआ चेहरा, एक डिप्रेस पर्सनैलिटी, आज भी आए तो बाद में उन्होंने मरियम नवाज से तकलीफ कराई। आप क्या वजह समझते हैं इसकी बरेलवी साहब? रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया जा रहा है नवाज शरीफ साहब की जानिब से, क्यों? आखिर बिलावल साहब तो उनको नहीं, उनका कोई इंतखाबी दफ्तर निर्णय नहीं आया, जो मैं आपको बता रहा था, मैं पहले मुझे गया। ये जलसों और रैलियों में लाया जाता है। आपको याद नहीं है नवाज शरीफ ने पहला जलसा किया था मीनार पाकिस्तान के सामने, तो गालिबन मैं भी कवर कर रहा हूँ इलेक्शन को, वहां लिखा हुआ था मियाँ वो फैसलाबाद, लोधरा, मुल्तान, यानी जगह जगह लोगों का तो पूछ रहे, ओ मुल्तान वाले तुसी हो? कहते हाँ जी हैं। उकाड़े वाले हैं, शेखुबोरा वाले हैं, फला जगह। इस तरह तकसीम किया गया था। यानी उन एमएनए को जिनको टिकट देने थे उन्हें लाजिम कहा गया था कि आप 2-2 3-3 लोग लेके आए। इस तरह जलसे होते हैं, बिल्कुल। मैं इस तरह रैलियां होती हैं, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? सेनेटर साहब, 28 जनवरी को गालिबन नवाज शरीफ साहब ने कराची में भी अपेरेंटली जलसे आम से खिताब करना है, और उससे कबल जो अभी बरेली साहब कह रहे हैं कि इंतखाबी ऑफिस नजर नहीं आ रहा, वजह क्या है आखिर? और नवाज शरीफ साहब के जो बुझे बुझे चेहरे का वो तो सबने आज विटनेस किया है, स्पीच भी उनकी बड़ी मुख्तसर सी थी, क्यों उनकी जानिब से रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा? वही जो उनके ओपोनेंट्स और स्पेशली बिलावल जिस किस्म के इल्जामात उन पे लगा रहे हैं, आपकी जमात पे लगा रहे हैं, डील के तासुर से लेकर एक प्लेइंग फील्ड को जिस हद तक लेवल कर दिया गया है नवाज शरीफ साहब की जमात के लिए, आपकी जमात के लिए, उस पर रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया जा रहा है उनकी जानिब से? देखिए, पहली बात तो ये कि दफ्तर अगर नहीं खुल रहे हमारे मुखालफिन के, या हमें ये पता नहीं कि हमारे मुखालफिन कौन है, तो फिर ये उस पार्टी का कसूर है जिन्होंने अभी तक कैंडिडेट नहीं अनाउंस किए। आज और कल भी लोगों को खड़ा किया गया और फिर दूसरे कैंडिडेट चेंज कर दिए गए हैं, और ये क्लेम किया गया है कि सबसे ज्यादा पार्टी के एमएनए जो हैं वो एक पार्टी ने खड़ा किए हैं। अगर वो खड़े किए हैं तो फिर उन्हें फील्ड में आना चाहिए और वहां के मुकाबला करना चाहिए और दफ्तर खोलने चाहिए। हमें भी पता हो कि हमारा मुकाबला किससे हो रहा है। जब आपने सीट्स ही लीड किए, एक शख्स जो है वो लिस्ट एक देता है, दूसरा शख्स जो है वो दूसरी देता है, और जहां तक जलसों का है तो आपने देखा नहीं कि वो क्या उनके वकील हैं वो जो बड़े वो कंट्रोवर्शियल बयान देते हैं और फिर दूसरे
जो चेयरमैन है गौहर साहब, वो उसको कंट्राडिक्ट करते हैं कि उनकी बात नहीं चलेगी, मेरी चलेगी। वो आज बहरहाल उनकी इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी हद तक चीजें ऐसी रिजॉल्व नजर आ रही है बजाहिर तो आ रही है ना, तो रिजॉल्व करके फिर कैंडिडेट भी फील्ड करें ना, अगर सबसे ज्यादा हमें। बट सेनेटर साहब, वुड यू स्टिल कॉल इट अ फेयर कॉन्टेस्ट सर? एक हफ्ता पहले कैंडिडेट कोई और था, आज कोई और है, तो ये अगर उनकी स्ट्रेटजी है तो फिर इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। रूल्स ऑफ द गेम है, हम जैसे इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, जैसे रूटीन में होती है कर रहे हैं, अगर उनकी नहीं है, उन्होंने कोई सरप्राइज रखे हुए जैसे हमेशा रखे हुए, तो ये उनकी चॉइस है। बट सेनेटर साहब, उनकी जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि प्लेइंग फील्ड ही उनसे छीन ली गई। आप इसको, इस इलेक्शंस को आप एक फेयर कॉन्टेस्ट कहेंगे? वो जो मर्जी कहें, क्या आप इंग्लिश उर्दू नहीं समझती? क्या सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपने केस में सवालात के जवाब दिए जो बनते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, तो फिर इलेक्शन कमीशन भी ऑफ पाकिस्तान है। ये बात समझने की है, ये कोई पार्टी नहीं है या कोई फेवरिज्म नहीं है, ये एक इदारा है। बट सेनेटर साहब, आपको याद होगा कि उसी बेंच की जो मेंबर थी जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा, उन्होंने अगले रोज ही ये बात, उनके रिमार्क सामने आई थी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक लग रहा है कि एक सियासी जमात के पीछे पड़ गया है। बट बहरहाल मेरा जो सवाल आपसे था कि आप 8 फरवरी के कॉन्टेस्ट को सर, उन्होंने फिर उनकी दूसरी बात भी बताई जो लाइव सारी दुनिया ने सुनी कि आप कागजात को कुछ समझते नहीं, कमजोर डॉक्यूमेंटेशन, वो हमने बिल्कुल वो कुछ समझते ही नहीं। जी जी, कमजोर नजर आ रहे हैं। बट लेकिन ट्विटर को और फेसबुक को ठीक है। बट सेनेटर साहब, आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए ब्रीफली और फिर मुझे क्लोज करना है प्रोग्राम। आप 8 फरवरी के ये जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये एक फेयर कॉन्टेस्ट है सर? देखिए, मेरे हिसाब से फेयर कॉन्टेस्ट है, हर एक को इजाजत है अपने दफ्तर खोलने की, डोर टू डोर जाने की, हर तरह से। आज अगर उनके कैंडिडेट उन्होंने अनाउंस आज भी कर दिए तो उन्हें किसने रोका हुआ है? आपने तकरीरें नहीं सुनी जलसे हुए पेशावर में, कोहाट में, इधर उधर जो कर रहे हैं, किसी ने रोका है उन्हें? जिस तरह मर्जी के जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर रहे, किसी ने नहीं रोका। हर तरह के वो दूसरों पे इल्जामात लगा रहे, इदारों पे लगा रहे, तब किसी ने नहीं रोका। आपके सामने है इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं, चले बिल्कुल सही है। बट लेट्स सी सेनेटर साहब, 8 फरवरी को वोटर्स किसके हक में फैसला करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। हमें जॉइंट सेनेटर असद अशरफ साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुजाहिद बरेली साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेली साहब, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान और स्पेशली कराची से खैबर तक का वो जो सफ़र कर रहे थे, उसमें मुजाहिद बरेली साहब ने ग्राउंड पल्स को इस तरह से सम अप किया है कि वोटर्स की एक मेजॉरिटी है, अक्सरियत है, जो कि खामोश अक्सरियत है। वो 8 फरवरी को क्या सरप्राइज देते हैं, वो 8 फरवरी को सबको पता चल जाएगा। और सेनेटर साहब की भी आप गुफ्तगू सुन रहे थे, जिन्होंने कहा मंशूर जो है, वही कुछ जो तकारीर की जा रही हैं, वही हमारा रोड मैप है, वही हमारा मंशूर है। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।